सैम ऑल्टमैन ओपनएआई के सीईओ कुछ हफ्ते पहले इंडिया आए थे। Sam Altman, the founder of ChatGPT. Now, Sam Altman also tweeted great conversation with Narendra Modi. पर उनकी इंडिया ट्रिप के बारे में जो एक चीज वायरल हुई थी वो था एक क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था। Where is it that a team from India, three super smart engineers could actually build something truly substantial? और सैम ऑल्टमैन ने ये रिप्लाई किया, It's totally hopeless to compete with us. It's totally hopeless to compete with us. ट्विटर पर कई लोग गुस्सा हो गए। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? कि ऐसे कैसे हमें चुनौती दे दी कि इंडियन जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने तो चैलेंज एक्सेप्टेड भी लिखा। अब सैम ऑल्टमैन ने बाद में जरूर क्लैरिफाई किया कि वो इंडियन इंजीनियर्स को डाउट नहीं करते थे, पर इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद डैमेज पहले से ही हो गया था। It's totally hopeless to compete with us. पर हम में से कई लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा कि एक्चुअली इंडिया से चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं या फिर नहीं। एआई मॉडल्स की छोड़ो, कई टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम और गूगल अमेरिकन है, चाहे इनके सीईओज अभी इंडियन क्यों ना हो। अब इंडिया में कई बड़ी आईटी कंपनी जरूर है जैसे विप्रो, टीसीएस या फिर इन्फोसिस, पर वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो प्रोडक्ट इनोवेटर्स नहीं है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से इंडिया में चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स नहीं बनते? इस सवाल को आंसर करने के लिए मैंने 6 लोगों से बात करी, प्रोफेसर्स, पीएचडी स्कॉलर्स और इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कैंडिडेट्स। रिसर्च जीवन का एक सहज स्वभाव है। अब इंडिया को अपना एआई मॉडल बनाने के लिए जरूर टाइम लग सकता है, पर कम से कम आप एआई टूल्स को यूज करके अपनी जिंदगी में तो प्रोडक्टिविटी ला सकते हो। जैसे कई टेक एक्सपर्ट्स ये कोट यूज कर रहे हैं कि आपकी जॉब एआई नहीं लेकर जाएगी, बल्कि आपकी जॉब वो व्यक्ति लेकर जाएगा जिसको एआई यूज करना आता हो। तो उस रेस में पीछे क्यों पड़ना? आपको भी सीखना चाहिए इन टूल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप एआई और चैट जीपीटी यूज करना सीखना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा एक स्टार्टअप जो ये बिल्कुल फ्री आपको सिखा रही है। ग्रोथ स्कूल एक 3 घंटे की पेड वर्कशॉप करेगी, जिसको ग्रोथ स्कूल के फाउंडर वैभव खुद कंडक्ट कर रहे हैं। अब ये वर्कशॉप पेड है, पर पहले 1000 सोच व्यूअर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, बिल्कुल फ्री। इस वर्कशॉप से आप ऐसी टेक्निक सीखोगे जिससे आप एआई टूल से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। आपको भी उस टूल को यूज करना आना चाहिए जहाँ काम आती है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। ऐसे टूल से आप कई अपनी टास्क ऑटोमेट कर सकते हो और टाइम बचा सकते हो। तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फाउंडर हो या फिर एक स्टूडेंट हो, इस वर्कशॉप से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। कई लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको ये वर्कशॉप पसंद भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वर्कशॉप को चेकआउट कीजिए। We have come a long way from the 81st spot in 2015 to the 40th spot this year. पीयूष गोयल बात कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक के बारे में, जो वर्ल्ड इकोनॉमीज को उनकी इनोवेशन कैपेबिलिटीज पर रैंक करती है। कई सालों से इस इंडेक्स पर इंडिया की रैंक बढ़ रही है। We have come a long way. और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में जो पैटेंट्स फाइल करे जा रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इनफैक्ट नंबर ऑफ पैटेंट्स जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं वो 2014-2021 के बीच 5 गुना बढ़े, पर इसके बावजूद इंडिया और दूसरे देशों में गैप बहुत बड़ा है। अब जहां 2021 में इंडिया ने 61,000 पैटेंट्स प्रोड्यूस करे, चाइना ने 15 लाख से ज्यादा पैटेंट्स प्रोड्यूस करे, जो दुनिया का करीब आधा आउटपुट था। अब नंबर ऑफ पैटेंट्स तो ठीक है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि इन पैटेंट्स की क्वालिटी क्या है। जो इंडिया में पैटेंट्स ग्रांट भी करे जा रहे हैं ना, वो एक्चुअली फॉरेनर्स कर रहे हैं। जैसे 2018-19 में एक अमेरिकन कंपनी क्वालकॉम ने सबसे ज्यादा पैटेंट्स फाइल करे इंडिया में। उन्होंने करीब 1550 एप्लीकेशंस फाइल करी, जो टीसीएस से 6 गुना बढ़ा था। 1559 एप्लीकेशंस में से क्वालकॉम को 405 पैटेंट्स ग्रांट करे गए, जो BHEL एक इंडियन कंपनी जिसको सबसे ज्यादा पैटेंट्स ग्रांट करे गए थे उससे 4 गुना ज्यादा था। अगर हम रिसर्च पेपर्स की बात करें तो सिचुएशन कैसी है? जैसे 5 साल में इंडिया ने 13 लाख एकेडमिक पेपर्स प्रोड्यूस करे। 2017-2022 के बीच इंडिया का रिसर्च आउटपुट 54% तक बढ़ा था, जिसका मतलब है कि चाइना, यूएस और यूके के बाद इंडिया 4th रैंक पर आती है साइंटिफिक आर्टिकल्स की क्वांटिटी पे। कारण ग्रोथ रेट्स के हिसाब से इंडिया जल्दी यूके को छोड़कर 3रे स्थान पर आ जाएगी। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में कई रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, पर उनकी क्वालिटी थोड़ी डामाडोल है। Unfortunately, due to this rat race,
of producing more and more papers and competing in terms of number of publications and getting the global rank, the universities are ignoring the quality of the research. पर हमें ये कैसे पता चला कि इंडिया की रिसर्च क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है? साइटेशंस एक तरीका होता है किसी भी रिसर्च पेपर की क्वालिटी को जज करने का। साइटेशन का मतलब है कि एक रिसर्च पेपर के बारे में दूसरे रिसर्च पेपर्स कितनी बात कर रहे हैं। कोई भी स्कॉलर एक रिसर्च पेपर को तभी साइट करेगा जब वो कन्विंस हो जाएंगे कि ये पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का था। जैसे इस टेबल को देखिए, ये दिखाता है कि इंडिया की टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज की टोटल साइटेशन थी 60 लाख, जबकि यूएस में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ने 10 करोड़ से ज्यादा साइटेशंस प्रोड्यूस करी। अगर हम ग्लोबली देखें, जहां इंडिया की रिसर्च पेपर्स की क्वांटिटी में रैंक 4th है दुनिया में, साइटेशंस के हिसाब से इंडिया की रैंक 9th है। तो इंडिया में इतने सारे रिसर्च पेपर्स पर साइटेशंस इतनी कम क्यों है? The number of citations, it depends on whether the problem that you work is interested to the many people all around the world. That's the matters. Now coming to the citations, if some problem is there, which is already solved partly, but if you are doing improvements of the problem, then the expected citations will be very low. पर ये अकेला कारण नहीं है। करण गोयल ने रिसेंटली अपनी पीएचडी कंप्लीट करी कंप्यूटर साइंस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। But citations are also a function of network, right? Like you cite people you know because you know who they are, so you're aware of what work they did. Indian universities and professors at Indian universities might be operating in different networks than US universities. अब ये समझने के लिए कि इंडिया में रिसर्च इतनी अच्छी क्यों नहीं है, हमें समझना होगा इंडिया के पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में। ये है निखिल, आईआईटी पटना से एक पीएचडी स्टूडेंट। इनिशियल डेज में मतलब पीएचडी जर्नी जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मेरा पहला पेपर आने में 1 साल लगा था पब्लिश होने में। और ये पेपर था किस बात का? ये एक रिसर्च पेपर था। पीएचडी स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री मिलने से पहले एक थीसिस सबमिट करनी होती है, और पिछले साल तक अगर ये स्टूडेंट्स अपने पेपर्स किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करवाना चाहते थे तो उसके लिए उनको एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट अचीव करनी पड़ती थी। अब थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इन रिक्वायरमेंट्स की वजह से कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे देश की रिसर्च पर आप भी समझते होंगे कि अगर आप एक अच्छे जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते हो तो वो कोई आसान काम नहीं है। जैसे स्कॉलर सुविक राय का उदाहरण लेते हैं, जो एक पीएचडी स्कॉलर है IISCR कोलकाता में, जिन्होंने लोगों को 2-2 साल तक वेट करते हुए देखा है कि उनके पेपर्स एक्सेप्ट हो जाए एक पब्लिकेशन के लिए। वो खुद 6 महीने से वेट कर रहे हैं और उनके 3 पेपर्स अभी तक पब्लिश नहीं हुए। और ये प्रॉब्लम बस पीएचडी स्टूडेंट्स फेस नहीं करते, अच्छे साइंटिस्ट को भी कई समय वेट करना पड़ता है पेपर्स पब्लिश करने के लिए। देबन्यू नंदी, जो सोविक के पीएचडी गाइड है और IISCR में एक सोलर फिजिसिस्ट हैं, उनके नाम पर 50 पब्लिकेशंस हैं, पर इसके बावजूद उनको मशक्कत करनी पड़ती है अपने पेपर्स पब्लिश करवाने के लिए। और पेपर्स पब्लिश करवाना जरूरी भी है, क्योंकि अगर पीएचडी स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज में, उनको पेपर्स पब्लिश करवाने होंगे। क्योंकि यूजीसी रेकमेंड करता है एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम इंडियन यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी की अपॉइंटमेंट के लिए। The UGC, they have put clauses saying that if you want to go for promotion, obviously you need to have these many publications. आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंसेज और कॉमर्स जैसे डिसिप्लिन्स के लिए स्टूडेंट्स को 10 रिसर्च पब्लिकेशंस और 120 से ज्यादा स्कोर चाहिए होता है फैकल्टी बनने के लिए। हर रिसर्च पेपर जो एक अच्छे जर्नल में पब्लिश होता है उसके लिए 8 से 10 के बीच में एक स्कोर दिया जाता है। अगर आपका पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और ये सिस्टम अच्छा भी है, क्योंकि वही लोग प्रोफेसर बन पाएंगे जो अच्छे पेपर्स में पब्लिश कर रहे हैं और जो रिसर्च करना जानते हो। पर इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम भी है, इससे प्रेशर बन जाता है लोगों पर कि उनको पब्लिश करवाना ही करवाना है। और अब इन रिसर्च पेपर्स की एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। तो इतने में ही बन जाता है ना परफेक्ट नोट? डिग्री नहीं, इंडिया में आप रिसर्च पेपर्स भी फर्जी करवा सकते हो। मधुमिता एक महिला है वेस्ट बंगाल के बेलघरिया इलाके से, और वो कहती है कि कुछ 1000 रुपए से वो कोई भी पेपर एक स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करवा सकती है। स्कोपस एक डेटाबेस है जर्नल्स का जो इंडियन एकेडमिक्स के लिए रेकमेंड किया जाता है। मधुमिता ये करती हैं एक इलीगल इंडस्ट्री से, जहाँ एजेंट्स करप्ट रिव्यू बोर्ड के साथ काम करते हैं। इस इंडस्ट्री को कहा जाता है पेपर मिल इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री काम कैसे करती है मैं बताता हूँ। अगर आप एक एकेडमिक हैं जो अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आप एक एजेंट के पास जा सकते हैं जो इस पेपर मिल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको रिसर्च यूनिवर्सिटीज के आसपास मिलेंगे या फिर इनके एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पर। इन एजेंट्स के जर्नल्स के एडिटर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हर जर्नल का एक एडिटोरियल बोर्ड होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा पेपर पब्लिश होगा उनके जर्नल में।
जो जर्नल्स के एडिटर्स होते हैं वो यूजुअली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं, पर इंडिया में उन लोगों की कमी नहीं है जो अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कुछ पैसा कमाने के लिए, और ये एडिटर्स वही करते हैं। अगर आप इनको 15,000 रुपए देंगे तो बस 10 दिन के अंदर आपका रिसर्च पेपर उनके जर्नल की वेबसाइट पर मिल जाएगा। डॉक्टर करुणाकर जो मणिपाल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो कहते हैं कि एक जर्नल स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। And it's an easy way of making money for everybody. Anybody can start a journal. फिर एक और तरीका है पब्लिश होने का। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम में कई ग्रुप्स हैं जो एडवर्टाइज करते हैं रेडीमेड रिसर्च पेपर्स। आप अगर कुछ पैसे देंगे तो इन पेपर्स में आपका नाम को ऑथर की तरह डाल दिया जाएगा, और जिस तरह के ऑथर आप बनेंगे उसी हिसाब से आपको प्राइस भी देना होगा। अगर आप सेकंड ऑथर बनना चाहते हैं तो आपको 32,000 देने होंगे, थर्ड के लिए 28,000 और चौथे और पांचवे के लिए 24,000। अब ये तो है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं। कई लोग मेहनत करना चाहते हैं पर हमारा सिस्टम उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। इस लेटर को देखिए, ये है ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन का लेटर जहां वो पीएचडी स्कॉलर्स की स्टाइपेंड में रेज की मांग कर रहे हैं। ये लेटर कहता है कि इंडिया में डेली वेज करीब 14,000 है हर महीने के लिए, पर नॉन एनईटी पीएचडी स्टूडेंट्स को हर महीने बस 8,000 रुपए ही मिलते हैं। नॉन एनईटी वो लोग होते हैं जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर नहीं किया। एनईटी उन लोगों के लिए एग्जाम है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज में या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड जीतना चाहते हैं। और इंडिया में पीएचडी स्टूडेंट्स ऐसी प्रोटेस्ट कई टाइम से कर रहे हैं। 2015 thousands of research scholars from all across the country are joining this protest. 2018 6 महीने से इन छात्रों का दल अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में जाकर मिल रहा है, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाई गई है। और 2023 Frustrated scholars from IIT Delhi held a protest on May 10th. ये पीएचडी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनकी स्टाइपेंड हर 4 साल में बढ़ा दो, क्योंकि इन्फ्लेशन नाम की भी तो कोई चीज होती है। खुशबू शर्मा जो जेएनयू में एक रिसर्चर है वो कहती है कि जो स्टाइपेंड सोशल साइंस स्टूडेंट्स को दी जाती है वो बहुत ही कम है, और इस स्टाइपेंड को मिलने के लिए भी बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। कई बार रिसर्च फंडिंग प्रॉमिस तो करी जाती है पर सही समय में मिलती नहीं है। अगर आप इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करोगे तो सिचुएशन बहुत अलग है, और निखिल भी इस बात से सहमत है। एवरीवन नोज कि इंडिया में रिसर्चर्स को फंडिंग बहुत कम मिलती है। 30,000 रुपीज मंथली या 35,000 रुपीज मंथली। जो इंडिया में पीएचडी कैंडिडेट्स भी हैं वो लेट 20s में, इसका मतलब है कि उनको अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट करना है। अगर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको देखनी होती है, क्योंकि आप अब ग्रेजुएट हो चुके हो और आपके मॉम डैड ओल्ड एज में जा चुके हैं, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जब उनको ढंग से पैसे नहीं मिलेंगे ये लोग कैसे रिसर्च कर पाएंगे। जैसे वैष्णवी IISc की सेल बायोलॉजी लैब में एक रिसर्चर थी 2017 में। अपनी रिसर्च के दौरान वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से उनके टीम मेंबर को जर्मनी जाना पड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब इस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक ग्रांट दी थी, पर उस पैसे को एक्चुअली यूज करने के लिए उनको महीने वेट करने पड़े। अल्टीमेटली उन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। 2020 में फिर वैष्णवी को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने अप्रोच किया और वैष्णवी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो रिसर्च ढंग से कर पाए। और ऐसे कारणों की वजह से इंडिया के टॉप रिसर्चर्स इंडिया में नहीं रहते, वो बाहर चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए। तो कारण क्या है कि इंडिया में रिसर्चर्स के लिए फंडिंग इतनी कम है? इट्स अ फैक्ट, लाइक एवरीवन नोज कि इंडिया में रिसर्चर्स को फंडिंग बहुत कम मिलती है, मतलब इट्स मिनिमल। एक कारण है कि इंडिया में डेडिकेटेड रिसर्च यूनिवर्सिटीज नहीं है। इंडियन सरकार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रिसर्च और टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्लासिफाई नहीं करती, जबकि यूएस ने 1970 में कार्नेगी क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसने सारी यूनिवर्सिटीज को रिसर्च और टीचिंग यूनिवर्सिटीज में बांट दिया। 4,500 हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में से यूएस में 7% रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं। इन यूनिवर्सिटीज में कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए। चाइना में भी ऐसा ही सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। अब आप बोल रहे हो कि ये तो बस क्लासिफिकेशन की चीज है ना, इससे रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या पड़ता है? रिसर्च यूनिवर्सिटीज का बस एक गोल बन जाता है, रिसर्च करना। They have very huge infrastructure focusing on a very specific disease like Alzheimer's research, जिसकी वजह से वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना पाते हैं जहाँ अच्छी रिसर्च हो सके। इस चीज की वजह से अगर सरकार या फिर कोई कंपनी पैसे देना चाहती है रिसर्च के लिए, उनको क्लियरली पता है कि उनको किस यूनिवर्सिटी को पैसा देना है। पर क्लासिफिकेशन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगी। एक मेजर प्रॉब्लम है कि इंडिया में इतने पैसे ही नहीं रिसर्च के लिए। 2018 में इंडिया की R&D स्पेंडिंग 0.66% थी, जबकि चाइना की 2.14%, यूएस की 3% और कोरिया की 4.5%।
सबसे चिंता की बात है कि इंडिया की परसेंटेज तो कम हो रही है समय से। नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में बात करी है, पर इसका हम ब्लेम बस इंडियन सरकार पे नहीं डाल सकते, इंडियन प्राइवेट सेक्टर की भी गलती। ये है स्पेस एक्स का स्टारशिप मिशन मार्स के लिए, जो एक एग्जाम्पल है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बाद स्पेस में कितनी इनोवेशन हो रही है। जैसे स्पेस एक्स ने दिखाया है कि रॉकेट्स की पहली स्टेज को रीयूज किया जा सकता है, पर इंडिया में ऐसी इनोवेशन होना बहुत मुश्किल है। 2011 से प्राइवेट सेक्टर 35% कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की R&D स्पेंडिंग पर, जो दूसरे देशों के कंपैरिजन से बहुत कम है। इंडिया मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक दे आर नॉट इंडस्ट्री फंडेड, they are self-defined, government is supporting them, so in that case government can't extend its hand so longer time. मोस्ट डेवलप्ड देशों में प्राइवेट सेक्टर 70% कंट्रीब्यूट करता है R&D पर, और ये हम कई उदाहरण में देख सकते हैं। जैसे 2020 में जब कोविड-19 अपनी ऊंचाई पर था, इंडिया जैसे कई देशों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपील करी थी कि वो वैक्सीन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दें। इसका मतलब था कि वो वैक्सीन जो अमेरिका और यूरोप में डेवलप हो रही थी, उन वैक्सीन को इंडिया कॉपी करके बना सके। India was amongst the leading countries that had campaigned for the intellectual property waiver. क्योंकि इंडियन कंपनीज में क्षमता नहीं थी वैक्सीन डिजाइन करने की। इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट इन वैक्सीन को मैन्युफैक्चर जरूर कर सकता था, पर इनको डिजाइन और डेवलप दूसरे देशों में किया जा रहा था। और वैक्सीन तो एक उदाहरण है, कैंसर रिसर्च हो या फिर चैट जीपीटी, ऐसे इनोवेशंस लाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं रिसर्च पर, जो हमारी कंपनीज नहीं करती। इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण है कि सरकार इंसेंटिव्स नहीं दे रही है कंपनीज को रिसर्च करने के लिए। जहां फॉरेन सरकारें कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स देती हैं रिसर्च के लिए, इंडियन कंपनीज का मानना है कि उनको इतने फायदे नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा 2020 में R&D स्पेंडिंग पर टैक्स एग्जेम्पशन 150% से 100% तक कम कर दिया गया। अब आप सोचोगे कि टैक्स एग्जेम्पशन 150% हो कैसे सकती है? अगर एक कंपनी 1000 रुपए कमाती है और 100 रुपए रिसर्च पर खर्च करती है, 150% की टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब है कि कंपनी को 100 रुपयों पर टैक्स नहीं देना होगा, इसके अलावा 50 रुपए एक्स्ट्रा पर भी टैक्स नहीं देना होगा, जिसका मतलब है टोटल 150 रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पिछले साल यूनियन बजट ने कस्टम ड्यूटी की एग्जेम्पशन भी हटा दी R&D से। इसका मतलब है कि अगर आप R&D के लिए कुछ इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी देनी होगी। अब इन चैलेंजेस के बावजूद कुछ इंडियन कंपनीज इसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एक ग्रांट सेल है जो फंडिंग देता है इंडियन यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स को। पर अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखोगे तो ना सरकार खर्च कर रही है रिसर्च पर और ना प्राइवेट कंपनीज। इसका अंजाम यह है कि जो मुश्किल से PhD भी कर रहे हैं उनके लिए कोई ढंग की जॉब भी नहीं है। जैसे ये सर्कुलर है हमीरपुर के NIT से, जहाँ NIT कह रही है कि हम उन लोगों को जॉब देंगे जो बाहर की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सके हैं और ना कि NIT जैसे यूनिवर्सिटी से। तो NIT की यूनिवर्सिटी खुद NIT स्टूडेंट्स नहीं लेना चाहती, और NIT तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप सोचिए कि बुरी यूनिवर्सिटीज कैसे PhD स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रही हैं। 2021 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 15 ओपनिंग थी पियन, ड्राइवर और वॉचमैन के लिए, जहाँ PhD होल्डर्स ने भी अप्लाई किया। The qualification for the job just 10th pass, but those who are applying are engineers, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड इवन MBAs। और ये तो बहुत आम बात है इंडिया में। तो अगर PhD स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही इंडिया में तो फिर वो जाएंगे कहाँ? Opportunities after PhD are relatively very less in India compared to the US or in Europe. इंडिया का जो टॉप टैलेंट है वो इंडिया की बजाय बाहर जाकर PhD करता है और फिर उधर ही रुक जाता है रिसर्च और काम के लिए, जैसा वैष्णवी ने किया, क्योंकि उधर जाकर PhD कैंडिडेट को अच्छी जॉब्स मिल जाती है टॉप कंपनीज में, चाहे OpenAI हो, गूगल हो या फिर मेटा। अगर आप OpenAI की टीम में देखोगे तो उनके कई टीम मेंबर्स PhD कर चुके हैं। उनकी वेबसाइट में भी एक पूरा सेक्शन है रिसर्च पेपर्स पर, जो हमें दिखाता है कि ऐसी कंपनीज कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं रिसर्च को। जहां अमेरिका में मोस्ट PhD स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेते हैं, इंडिया में पूरा उल्टा है। इंडिया में मोस्ट PhD स्टूडेंट्स एकेडेमिया में जॉब लेते हैं। पर थैंकफुली इंडिया में चीजें बदल रही हैं। जैसे दिगंतरा एक स्पेस स्टार्टअप है और हमने उनके 2 इंजीनियर से बात करी। दिगंतरा is a research and technology company. They identified the problem which is not completely solved. Digantara is planning to concentrate on the entire tech link so that we are envisioning something like Google Maps for space. और ऐसा भी नहीं कि इंडिया में कोई इनोवेशंस हो नहीं रही है। हाई टेक इनोवेशंस नहीं तो लो टेक इनोवेशन बहुत हो रही है जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जैसे पेटीएम का साउंड बॉक्स। नमस्ते, मेरा नाम है किशोरीलाल शुक्ला। ये है मेरी दुकान और ये है मेरा मैजिक बॉक्स पेटीएम साउंड बॉक्स।
जिसको आपने कई लोगों को यूज करते हुए देखा हो। पर हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें कई चीजें बदलनी होगी, जैसे इस फर्जी इंडस्ट्री को बदलना। इस चीज के लिए हम चाइना से सीख सकते हैं। यहाँ चाइनीज सरकार ने कई कदम उठाए हैं फेक जर्नल्स बंद करने के लिए। 107 papers, 524 authors from 129 research institutions were involved during this retraction. इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि इस जर्नल में ये गलती थी कि जो रिसर्चर्स थे वो खुद के रिव्यूअर्स डिसाइड कर सकते थे, जिसका मतलब था कि ये रिव्यूअर्स रिसर्चर के पेपर को अच्छी रेटिंग ही देंगे। इसके अलावा इस जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में कई साइंटिस्ट थे जिनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं था जर्नल से। एक व्यक्ति तो कई साल पहले मर गया था। फिर चाइनीज सरकार ने स्कैम में जुड़े हुए लोगों को जेल में डाल दिया, जिसके बाद कई साइंटिस्ट ने कहा कि इसकी वजह से ट्रस्ट बढ़ा है चाइनीज रिसर्च पर, और इंडियन सरकार को भी ऐसे ही कदम उठाने होंगे, क्योंकि ऐसे फेक रिसर्च पेपर्स की वजह से इंडिया की R&D क्रेडिबिलिटी पर एक नुकसान पड़ता है। UGC ने 2019 में जरूर अनाउंस किया कि वो इसके बारे में कुछ करेंगे, पर अभी तक उनके एक्शन की कोई न्यूज नहीं है। फिर दूसरा कदम है कि हमारे देश को और पैसा खर्च करना होगा रिसर्च पर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2020 में एक फंड प्रपोज किया था 40 करोड़ रुपए का। इस फंड से इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इंडिया की यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट को पैसे देगा रिसर्च के लिए। अब ये फंड रियलिटी बना है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, पर इसके अलावा 40 करोड़ रुपए से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इस चीज के लिए सरकार को इंसेंटिव्स भी देने होंगे कंपनीज को, और एक रिसर्च इकोसिस्टम खड़ा करना होगा। और इस इकोसिस्टम के लिए इंडिया स्टार्ट कर सकता है अपनी यूनिवर्सिटीज को क्लासिफाई करके, जिस तरह से यूएस ने किया 1973 में कार्नेगी क्लासिफिकेशन मेथड से। कुछ इंडियन रिसर्चर्स ने एक प्रपोजल भी भेजा सरकार को। उन्होंने कहा कि वो यूनिवर्सिटीज जहां 75% फैकल्टी मेंबर्स के पास PhD है और एक से ज्यादा फुल टाइम PhD स्टूडेंट हैं, उनको एक रिसर्च यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन दिया जाना चाहिए। पर अभी सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जरूर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। आज मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है, जिसका बजट 2023 से 2028 के बीच 50,000 करोड़ का होगा, और जिसमें से 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से जाएगा, जो दिखाता है कि सरकार इसके बारे में सोच जरूरी है। पर अप्रूवल के अलावा इस चीज को हमें जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा, ताकि कम से कम इंडिया की पेपर मिल इंडस्ट्री तो बंद हो पाए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, या हम बात करते हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कि कई इंडियन स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाती हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना, और ग्रोथ टूल की वर्कशॉप को भी चेक करना AI और ChatGPT पर। याद रहे, पहले 1000 लोगों के लिए ये वर्कशॉप फ्री है।